Welcome student. Today we will understand making of the global world. In this chapter we will understand connectivity of economic condition from each other country, labor connection, customs, cultural activity and disease. After that we will understand food transport system from each country to another country. ओके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे फूड का ट्रांसफर होता है, कैसे डिजीज पहुंचते हैं, कैसे उनका कल्चरल एक दूसरे के पास पहुंच जाता है, इन्हीं सभी पॉइंट्स पे हम स्टडी करेंगे. इट्स ओके. तो बेटा फर्स्ट हमारे पास आता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड इट मीन्स before the implementation of modern culture. Modern culture it means after 18th century को हम मॉडर्न सेंचुरी कह सकते हैं या मॉडर्न वर्ल्ड कह सकते हैं. तो अब हम एंशिएंट टाइम का कल्चर के बारे में, सिस्टम के बारे में पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे. सुनिए, एंशिएंट टाइम में क्या होता है. ट्रेवल्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ये अब भी हैं और एंशिएंट टाइम में भी होते थे. प्रीस्ट होते थे. ये सभी लोग अपने साथ एक एरिया से दूसरे एरिया में आइडियाज ट्रांसफर करते थे, स्किल्स जाते थे, मनी का ट्रांसफर होता था और साथ में ये जर्म्स और डिजीज भी लेके जाते थे. इट्स ओके. ये एक एरिया से दूसरे एरिया में एंशिएंट टाइम में भी होता था और आज भी होता है. अब इससे आगे पॉइंट्स पे हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे. सिल्क रूट क्या है. Silk route is the route which is used for silk transport. केवल उस रास्ते से पहले सिल्क जाते थे. चाइना से ये स्टार्ट होकर के दूसरी कंट्री में इसकी कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि चाइना इज द मेन प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ ए सिल्क. इट्स ओके. अब यहाँ पे हमारे पास जो सिल्क जाता है, सिल्क के साथ उस रास्ते का, जिस रास्ते से सिल्क जाता था उस रूट का नाम, उस रास्ते का नाम ही सिल्क रूट रखा गया. इस सिल्क रूट से और क्या क्या चीजें वहां पे ट्रांसफर होती थी वो सुनिए. चाइनीज पोट्री. चाइनीज पोट्री इट मीन्स हमारे पास जो चाय के कप, प्लेट्स आदि जो क्रॉकरी होती है तो उसको हम चाइनीज पोट्री बोलते हैं. उसके साथ इंडियन टेक्सटाइल वहां से जाता है. तो दूसरे देशों में इसकी काफी डिमांड होती थी. और साउथ इंडिया से जो स्पाइसेज होते थे, हमारे पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का जो एरिया है वहां पे स्पाइसेज होता है. वो स्पाइसेज दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसको काफी यूज किया था और सिल्क रूट से भी इसका ट्रांसपोर्ट काफी होता है. ओके. उसके साथ कल्चरल एक्टिविटी भी वहां से. अच्छा, इसके बाद इससे नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे कि ये जब दूसरी कंट्री में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो अर्निंग क्या होती थी. अर्निंग हमारे पास प्रीशियस मेटल की होती थी. इट मीन्स हमें क्या मिलता था, सिल्वर और गोल्ड. और ये कहां से मिलता था.
ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट से मिलता था। अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम थी लॉस। लॉस किसका? सिल्वर और गोल्ड का। ये ट्रांसफर होता था कहाँ? यूरोपियन कंट्री से एशियन कंट्री में ट्रांसपोर्ट होता था, क्योंकि हमारी जो गुड्स वहां से सेल आउट होंगे तो हमें अर्निंग होगी और यूरोपियन कंट्रीज को लॉस होगा। इसलिए ये इनकी टेंशन थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के लोगों में। इसके साथ और क्या ट्रांसफर होता था? वो होता था कल्चरल एक्टिविटी। कल्चरल एक्टिविटी इट मीन्स क्रिश्चियन मिशनरीज हमारी कंट्री में आए हैं तो वो लोगों को फोर्स करते थे या एडवाइज करते थे या मोटिवेट करते थे फॉर द अडॉप्शन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। बुद्धिस्ट हमारे पास हुए हैं, जो महात्मा बुद्ध जिसका फाउंडर है, हमारे इंडिया से इसका स्टार्टअप हुआ है। चाइना में, वियतनाम में, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारी जो ईस्टर्न कंट्री है मैक्सिमम कंट्री में बौद्ध धर्म का या बुद्धिस्ट का वहां पे प्रचार प्रसार होता रहा है। तो ये भी अनसेंट टाइम में हमारे जिस रास्ते से दूसरी वस्तु जाते थे उसी रास्ते से कल्चरल एक्टिविटी भी ट्रांसफर होते थे। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे फूड ट्रेवल्स स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब कल्चरल एक्टिविटी ट्रांसफर हो गई, गुड्स ट्रांसफर हो गया, अब फूड भी ट्रांसफर हो रहा है। तो उस टाइम तक रेडी फूड स्टेप्स आ गए। इट मीन्स जल्दी तैयार होने वाला भोजन जल्दी तैयार होने वाला एक सिस्टम आ गया और वो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम नूडल्स को लेते हैं। ये नूडल्स चाइना में से निकल करके दूसरी कंट्री में पहुंच गई और उसके साथ कुछ टाइम के बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स की खोज कर ली। क्योंकि आप मैप में देखेंगे एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कनेक्ट है, लैंडमास से कनेक्ट है, तो वो ट्रेवलिंग इजीली हो जाते थे। बट अमेरिका कॉन्टिनेंट्स इज सेपरेट फ्रॉम एशिया एंड यूरोप विद ए लैंडमास। अब विदाउट लैंडमास हम दूसरे एरिया में जा नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना तो वाटरवेज से कोई टेक्नोलॉजी थी ना ही कोई एयरवेज से थी। इट्स ओके। बट क्रिस्टोफर कोलंबस इसने डिस्कवरी की किसकी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवरी की थी अमेरिका कॉन्टिनेंट्स की। अमेरिका कॉन्टिनेंट्स की खोज करने के बाद वहां से हमारे पास क्या क्या आया? पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिलीज एंड स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आगे क्या होता है वो सुनिए। ये तो ग्लोबलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स कनेक्टिविटी टू अनदर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल, सोशल एंड आफ्टर दैट ए डिजीज, माइग्रेशन। किसी भी बेस पे एक दूसरे की कंट्री का कनेक्टिविटी ही हमारे पास ग्लोबलाइजेशन होता है। वो इकोनॉमिक बेस पे हो सकता है, सोशल बेस पे हो सकता है, किसी भी बेस पे हम लगा लेंगे
तो हम दूसरे देशों से जो कनेक्ट होकर के चलते हैं उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इस ग्लोबलाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए आगे क्या होता है वो देखिए, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो कैसे विनर किया इन लोगों ने? ये स्टार्टअप यूरोपियन कंट्री में किया था। अब यूरोपियन कंट्री में हमने स्टडी की है लास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के चैप्टर में कि यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले सिविलाइजेशन आया था। सिविलाइजेशन हमारे पास सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में आया था, वो इटली में आया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सबसे पहले ब्रिटेन में आया। तो सिविलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी का कंजप्शन करने के लिए सिविलाइजेशन का मिशन लेकर के और साथ में नई मार्केट की सर्च करने के लिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के लोगों ने वहां से माइग्रेट कर दिया। इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, वो हमने स्टडी लास्ट चैप्टर में की थी। अब वो पॉपुलेशन इंक्रीज होते होते उनके पास फूड डेफिशिएंसी आ गई, लोगों का पेट भरना उनके लिए मुश्किल हो गया। और अमेरिका का तो उनको जानकारी पहले हो ही गई थी, तो 9th क्लास की स्टडी हमने की थी 9th क्लास के चैप्टर में कि वो वहां से यूरोपियन कॉन्टिनेंट से पास आउट होकर के अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने क्या किया, उनका जो फॉरेस्ट एरिया था उसको क्लीन किया और कल्टीवेशन किया। और कल्टीवेशन भी इतना किया कि नेचुरल डिजास्टर आ गई, उस लैंडमास को इतना ज्यादा उन्होंने फ्लॉगिंग किया, चीर फाड़ के इतना बारीक बना दिया कल्टीवेशन के पर्पज से, यानी कि व्हीट की प्रोडक्शन के पर्पज से, कि जैसे ही थोड़ी सी विंड होते और वहां पे स्टॉर्म आ जाता है। इट्स ओके। ये स्टडी हमने 9th क्लास में की थी। अब हम उसी पॉइंट्स पे आगे डिस्कस करेंगे। ये लोग पेरू, मेक्सिको जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट्स का कंट्री है, वहां पे इन्होंने माइन का काम किया। सिल्वर के लिए फेमस माइन इनके पास थी, उससे वो अर्निंग करने के लिए वहां से इन्होंने ज्यादा सिल्वर का एक्सप्लोरेशन किया और दूसरी कंट्री में उसकी सप्लाई की। अल्डोराडो इज कॉल्ड गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे गोल्ड ज्यादा होता है और गोल्ड इज द प्रीसियस मेटल। उन्होंने वहां गोल्ड का एक्सप्लोरेशन किया, दूसरी कंट्री में सप्लाई किया। उन्होंने अपने लोगों का फूड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उनका कल्टीवेशन किया। जब वो कल्टीवेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने लेबर की रिक्वायरमेंट हुई और लेबर की रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए उन्होंने स्लैब सिस्टम लगा दिया, दास प्रथा हो गई। वो अब लेबर को ट्रांसफर करने लगे। लेबर भी ट्रांसफर माइग्रेट होने के लिए एग्री थी। उसके लिए कुछ उनके सामने प्रॉब्लम थी, इसके कारण वो माइग्रेट हो रही थी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के लोगों को उन्होंने स्लेव बना करके अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में सेटल करना शुरू कर दिया। बहुत सारा एरिया को क्लीन किया गया, यहां तक कि रसिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया कॉन्टिनेंट्स का भी, इन सभी एरिया का लैंडमास को क्लियर करने के बाद दे प्रोडक्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ए यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स। उनका पेट तब भी नहीं भर रहा था, उनकी रिक्वायरमेंट तब भी पूरी नहीं हो रही थी। दुनिया के सारे कोनों को साफ करके उन्होंने वहां पे फूड ग्रेन्स यानी कि व्हाइट राइस की फसल ले ली। इसके सामने प्रॉब्लम ये थी। डिजीज कैसे आए? डिजीज उन्होंने यहां इस एरिया को, अमेरिका का जो कंट्री है
अमेरिका कंट्री को जीतने के लिए, उसको कॉलोनी बनाने के लिए उन्होंने कोई वेपन्स नहीं उठाए, बट उनके पास डिजीज थी। डिजीज कौन सी? स्मॉल पॉक्स। पुर्तगीज और स्पेनिश ने अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट किया, जीता, विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल पॉक्स। पुर्तगीज एंड स्पेनिश, विशेष करके स्पेनिश का जिक्र यहां पे लेंगे। स्पेनिश डिड नॉट यूज द वेपन्स फॉर द कैप्चरिंग ऑफ ए अमेरिका। Spanish used only germs. They was able to capture America continents with the smallpox disease. Smallpox disease के कारण अमेरिका कॉन्टिनेंट्स को विनर कर पाए स्पेनिश। कैसे? क्योंकि अमेरिका कॉन्टिनेंट्स इज द सेपरेट कॉन्टिनेंट्स, their peoples, their citizen did not connect to another country, and उसके बाद में उनके पास इम्यूनिटी सिस्टम भी उनका स्ट्रांग नहीं था। इस डिजीज के बारे में उनके पास कोई वैक्सीन नहीं थी, और इम्यूनिटी सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल पे हमारे पास अभी कोरोना आया हुआ है, तो ठीक ऐसे कैसे वहां पे स्मॉल पॉक्स डिजीज, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन होती है, पहले इसके लिए ये डिजीज आने से पहले ही उसके लिए बचाव करने के लिए वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। बट अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के पास ना तो इस डिजीज की जानकारी थी और ना ही उनके पास वैक्सीन थी, इसलिए उन्होंने इस स्मॉल पॉक्स डिजीज के साथ ही अमेरिका को कैप्चर में लिया, यानी कि अपना वहां पे डोमिनेट किया, और वहां अपनी सप्लाई, अपना इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी थी वो सप्लाई करते थे। जो स्लैब सिस्टम लगाया था उससे भी उनकी अर्निंग होती थी। जैसे आज हम एनिमल्स का मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, ठीक वैसे ही आदमियों को परचेज करने के लिए भी ऐसे ही मोल भाव होता था। तो ऐसे अमेरिका कॉन्टिनेंट्स को विनर कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा 19th सेंचुरी 1815 to 1940। देखिए इस टाइम पे क्या होता है कि एक दूसरे एरिया से नॉलेज ट्रांसफर होती है। कस्टम्स, पीपल्स माइग्रेट करते हैं और गुड्स की सप्लाई होती है। तो इनसे हमारे पास 3 टाइप की माइग्रेशन होगी ऑन द इकोनॉमिक बेस। इकोनॉमिक बेस पे हम 3 टाइप्स की, ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करता है, इससे ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ग्लोबलाइजेशन के जो मेन फैक्टर हैं वो किससे, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है बेटा ट्रेड, यानी कि गुड्स की सप्लाई होती है तो हम दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो जाते हैं। सेकंड हमारे पास आता है माइग्रेशन ऑफ पीपल, इट मींस लेबर। मैक्सिमम पीपल माइग्रेटेड, पहले भी होते थे बट अब भी होते हैं। मैक्सिमम पीपल माइग्रेट टू ईच अदर कंट्री फॉर द सर्चिंग ऑफ ए जॉब। हमारे यहाँ इंडियन जो लोग हैं वो काफी अमेरिका में, ब्रिटेन में जॉब करते हैं। अमेरिका में जाने का टारगेट भी उनका यही होता है क्योंकि उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो हमसे हाई है और उनकी अर्निंग हमसे ज्यादा हो जाती है।
इसलिए वो अमेरिका में सेटल होने के लिए प्रयास करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास लेबर है, वो तो जा ही रही है काम की तलाश में, साथ में हमारे टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी कि इंजीनियर डॉक्टर्स, वो भी मैक्सिमम वहीं पे सेटल होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दे गेट ए मैक्सिमम अर्निंग इन अमेरिका देन इंडिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कैपिटल। कैपिटल से मतलब हमारे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट से है। मनी ट्रांसफर से है। तो मनी हम देखते हैं हमारे पास एमएनसीज कंपनी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो कई देशों में सेट होती हैं, इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारी कंट्री में जर्मनी की फैक्ट्री लगी हुई है, रशिया, चाइना, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी की जो फैक्ट्री है वो हमारे देश में सेटल है। तो वो जो एमएनसीज है, यानी कि दूसरी कंट्री के लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने से भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो जाती है। किस बेस पे? कैपिटल बेस पे। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी से बाद में 1815 से 1914 तक, उस टाइम पे हमारे पास इंडिया और चाइना ये हाईएस्ट इकोनॉमिक बेस पे सबसे टॉप पे थे, और उसके बाद में चाइना ने अपने आप को सेपरेट कर लिया। दूसरी कंट्री से इनके साथ कनेक्टिविटी कम हो गई, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें वेस्टर्न पार्ट में चला गया। वेस्टर्न पार्ट इट मीन्स यूरोपियन कंट्री में चला गया। अब यूरोपियन कंट्री में जाने से, यानी कि ब्रिटेन के साथ इटली, जर्मनी, उस एरिया के अंदर पुर्तगाल, इस एरिया के अंदर वहां पे एक सेंटर बन गया, इंटरनेशनल मार्केट बन गई। और चाइना का और इंडिया का, चाइना तो अपने आप को सेपरेट कर ही गया था, बट इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में जब वो पहुंचे, तो वहां से आपने स्टडी की थी लास्ट चैप्टर में कि जो कॉटन टेक्सटाइल था वहां से उसको सप्लाई डिक्रीज हो गई, और उसके साथ ब्रिटेन की या इंग्लैंड कहेंगे, इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज थी उनकी प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर कंज्यूम होने लगी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक्स से वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट वीडियो।